फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप मेरे पीछे ये थंबनेल देख पा रहे होंगे, तो ये टॉपिक जो है आपका एनईपी 2020, ये आपका सीटेट के लिए रामबाण टॉपिक है। यानी आपका ये पूरे जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम ओवरऑल सीटेट की बात करें तो बिल्कुल आपका ये पूछा ही जाता है हर कीमत पे। और 5 नंबर से ज्यादा का भी आता है, 5 नंबर से कम का नहीं पूछा जाता है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाने की जरूरत है। तो जितना भी आपके सीटेट में पढ़ के जाना है इस टॉपिक में, यानी पूरा साल मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको सीटेट अगर आप देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप इस टॉपिक को तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, लिखा भी है कि यह टॉपिक जो है वो पूरे 5 नंबर का आता है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 5 नंबर से टॉपिक आपको ये ज्यादा टाइम मिलेगा, कम का नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं हम एनईपी 2020 में। आपको काफी बार मैं बता चुकी हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी जो 2020 है, इसमें आपको क्या बताया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए क्या कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का क्या हुआ था, गठन किया गया। और कहा गया कि इस समिति में 2019 में क्या किया गया, एनईपी का मसौदा तैयार किया गया। ठीक है, एनईपी 2020 से पहले आपकी 2 शिक्षा नीति और आ चुकी है। एक आपकी आई है 1968 में पहली, और दूसरी आपकी आई थी 1986 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अब शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम यहाँ पर क्या था। शिक्षा मंत्रालय के अगर पुराने नाम की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से ये पहले जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ष देखिए 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय बीएड यानी आपका जो है उसका होना बिल्कुल अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए, अब जो स्कूली शिक्षा है इसका प्रारूप जान लेते हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। अब देखिए, यह जो नीति जो है वो वर्तमान की 10+2 वाली जो स्कूली व्यवस्था थी आपकी, उसमें उसे 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण आधार पर अब जो नई व्यवस्था बना दी गई है वो आपकी क्या कर दी गई है, 5-3-3-4 5+3+3+4 के रूप में आपकी अब क्या कर दी गई है, नई व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, यानी अब जो आपकी नई व्यवस्था है वो 5-3-3 और 4 भागों में इस तरह से आपके वर्ष के हिसाब से विभाजित की गई है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें 5 वर्ष की, अगर हम पहले 5 वर्षों की बात करते हैं। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, शुरुआती 5 वर्षों की बात करते हैं, तो इसमें अब कहा गया है, अब आपका कहा गया है कि जो 3 साल है, अब जो बच्चा शुरुआत के जो 3 साल है वो बच्चा क्या आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। ठीक है, क्या कह दिया गया है, जो शुरुआत के 3 साल है उसमें बच्चा किसमें पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। और ये आपके जो 5 वर्ष है ये आपकी फाउंडेशनल स्टेज कहलाती है। कौन सी स्टेज कहलाती है, फाउंडेशनल स्टेज आपकी कहलाएगी। ठीक है, और
ये जो फाउंडेशनल स्टेज है यानी ये जो शुरुआती 5 वर्ष है इनको भी आपको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए जो इसमें शुरुआती 3 वर्ष आपको दिए गए हैं, जो शुरुआती 3 वर्ष है उसमें बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, वहाँ आपको खाना भी मिलता है, खाने के साथ साथ अन्य छोटी आपको खेलने संबंधी एक्टिविटी भी कराई जाती है और थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपके 2 वर्ष बचेंगे, नेक्स्ट जो 2 वर्ष आपके बचेंगे इसमें कक्षा 1 व कक्षा 2, ठीक है, इसमें कक्षा 1 व कक्षा 2 में बच्चा पढ़ेगा। यानी आपके जो 5 वर्ष शुरुआत के लिए गए हैं उसमें बच्चा 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल जो है आपके उसमें बच्चा कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ेगा। अब देखिए जो आपके देखिए 5 + 3, अब +3 हुआ तो 3 की बात कर लेते हैं। जो 5 वर्ष के बाद के जो 3 वर्ष हैं उसमें क्या करेगा, इसमें बालक जो है वो कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में पढ़ेगा और ये आपकी क्या स्टेज कहलाती है, ये आपकी प्रिपरेटरी स्टेज कहलाती है। यानी जो आपका प्राथमिक स्तर है वो आपका फाउंडेशनल और आपका प्रिपरेटरी स्टेज को मिला के आपका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चा 5th तक 3 वर्ष क्या है, कक्षा 3, 4 और 5 में आपका बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर अब कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद के यानी उसके बाद के जो आपके 3 वर्ष हैं, जो उसके बाद के 3 वर्ष हैं उसमें क्या होगा, इसमें बालक कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में पढ़ेगा और ये आपकी क्या कहलाएगी, मिडिल स्टेज कहलाएगी। ये आपकी क्या कहलाएगी, मिडिल स्टेज कहलाएगी। इसमें कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे पढ़ेंगे, यानी माध्यमिक स्तर के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें अब बालक को कुछ एडिशनल यानी कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी। यानी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को अब क्या कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी। उसके साथ साथ एक व्यावसायिक शिक्षा यानी एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपको चूज कराया जाएगा। ठीक है, एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपका कराया जाएगा। ठीक है, अब कक्षा 8 के बाद बच्चे के जो 5 + 3 + 3 + 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, अब जो बाद के जो आपके 4 वर्ष हैं यानी जो आपकी सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी, जो आपकी सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी, जो लास्ट के आपके 4 वर्ष हैं, इसमें बालक क्या कक्षा 9, 10 और 11 और 12 में पढ़ेगा। यानी 4 साल जो बच्चा कक्षा 9 से 12 तक जो बच्चा पढ़ाई करेगा इसमें आपका आप क्या करा जाएगा, मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कराया जाएगा। ठीक है, यानी पहले क्या होता था कि आपको स्ट्रीम्स के हिसाब से कर दिया जाता था कि ये साइंस स्ट्रीम्स है, ये आर्ट स्ट्रीम का है, ये कॉमर्स स्ट्रीम का है। इस तरह से आपको डिवाइड कर दिया जाता था और अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको आर्ट साइड के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने को मिलते थे और आर्ट साइड के हैं तो आप साइंस स्ट्रीम नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब इसमें कहा गया है जो कक्षा 9 से लेकर आपका जो 12 तक है इसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम इनके सिद्धांत की बात करें, एनईपी 2020 के सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ पे संरचनात्मक समझ पर जोर देने की बात हुई है। ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनईपी 2020 में संरचनात्मक समझ पर जोर देने की या बल देने की बात हुई है, ना कि रटने पे, यानी रटना, कंठस्थ करना, याद करना, ये सब आपका बिल्कुल आपका निगेटिव सेंस में जाएगा और ना सिर्फ परीक्षा लेने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना है,
कि बच्चे की परीक्षा लेनी है तो उस बेसिस पे हमें बच्चों को पढ़ाना है। नहीं, बच्चों का क्या है, संरचनात्मक समझ पे बल देना है, यानी बच्चा कितना सीख पा रहा है, कितना चीजों को समझ पा रहा है। ठीक है, अब देखिए सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना व मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। अब देखिए क्या कहा गया है कि आपको सतत मूल्यांकन पर जोर देना है। ये नहीं है कि आपने बस 6 महीने में परीक्षा ले ली या फिर आपने साल के अंत में परीक्षा ले ली है ना, और तब आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो बच्चे को जो नहीं आता है वो आप कैसे सिखा पाएंगे। अगर आप सिर्फ एंड में परीक्षा लेंगे और बच्चों को सिर्फ याद कराते रहेंगे या सिलेबस का कंप्लीट कराते रहेंगे, तो आप बच्चों को जब आप 6 महीने में परीक्षा एक बार लेंगे या फिर आप साल के अंत में लेंगे, तो बच्चे का मूल्यांकन आप निरंतर तो नहीं कर पाएंगे, डेली आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। यानी अगर बच्चे को अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी आप बच्चे को अच्छी तरीके से नहीं समझा सकते। यानी अब तो खत्म हो गया, अगर साल ही खत्म हो गया, सत्र ही खत्म हो गया, तो फिर उस चीज का कोई फायदा ही नहीं होगा। जिस बच्चे को किसी चीज में समस्या है तो उसका भी कोई मतलब नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीखने के लिए आपको सतत मूल्यांकन पर जोर देना है। यानी शुरुआती, यानी बच्चा जब कक्षा में एडमिशन लेता है तब से लेके और साल के अंत तक ये जितना भी आपके डेली निरंतर को आप मूल्यांकन करते हैं, यानी बच्चे का रोज मूल्यांकन करना है। ये नहीं है कि परीक्षा ली है सिर्फ तब बच्चे पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं। ठीक है, और कहा गया है कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। बिल्कुल, जो मूल्यांकन है उसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे ने कितना सीखा है, यानी सीखने की प्रक्रिया में कि बच्चा जो हम समझा रहे हैं, जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चा वो सीख भी पा रहा है या फिर नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए, वो फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि समेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी जो मूल्यांकन है वो क्या आपको वही जो ऊपर बात कही गई है वही लगभग नीचे कही गई है कि जो मूल्यांकन है वो आपका क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, समेटिव नहीं होना चाहिए, यानी परीक्षा पर सिर्फ सीमित नहीं होना चाहिए जो आपकी 6 महीने में हो रही है या साल के अंत में हो रही है। आपका जो मूल्यांकन है वो बिल्कुल फॉर्मेटिव होना चाहिए कि आप बच्चे का निरंतर यानी सतत मूल्यांकन, आप डेली मूल्यांकन करते रहें, बच्चा क्या सीख पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए क्या करा गया है। छात्रों की जो प्रोग्रेस है, यानी छात्र कितना प्रगति कर रहे हैं, उनके मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट या सेंटर की क्या की गई है, स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अब देखिए जो एनईपी 2020 है उसमें कहा गया है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, यानी आपको बच्चे को क्या आना चाहिए, यह सीखना कि कैसे सीखना है। ठीक है, यानी कैसे आप सीख रहे हैं, चीजों को किस तरह से सीखना है, कैसे सीखना है, इस पर एनईपी 2020 बल देना है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी समस्या को हल करना है तो फिर कैसे करना है, यानी किस तरह से, यानी आपको यहाँ पे ये सीखना जरूरी है कि आप कैसे चीजों को आप समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और लचीलेपन की देखिए बात हुई है, लचीलेपन की बात हुई है तो बिल्कुल आपका लचीलापन होना बहुत जरूरी है। देखिए एनईपी 2020 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल लचीलेपन पे फोकस होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षक जो है वो कक्षा में आए और सिर्फ रटी रटाई चीजें पढ़ा दी और क्या पढ़ाकर
चलेगा। यानी लचीलापन होना बहुत जरूरी है। यानी आपको अगर बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है तो आपने कहा कि अब हमने पढ़ा दिया, यानी आज हमने एनईपी पढ़ाया तो हमने बस पढ़ा दिया, है ना, हमने बस पढ़ा दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है बच्चे को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। तो आप क्या जो है तो इस तरह से आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल लचीलेपन की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी अगर बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, या फिर हो सकता है कि आप जिस तरह से समझा रहे हैं वो तरीका आपको बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप कुछ अलग उदाहरण लीजिए या फिर अलग तरह से प्रयोगात्मक तरीके से बच्चे को सिखाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे लचीलेपन की बात हुई है। और देखिए क्या कहा गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच और नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की देखिए बात हुई है, समालोचनात्मक चिंतन की बात हुई है। तो यहाँ पे यानी क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। यानी बच्चे को, हर बच्चे की जो क्षमताएं हैं, अलग अलग बच्चे की क्षमता है, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई बच्चा कोई गेम बहुत अच्छा खेल लेता है, कोई बच्चा अदर एक्टिविटी बहुत अच्छी कर लेता है, कुछ बच्चे जो है उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, कुछ बच्चे जो है जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी होगी लेकिन वो लिखने में त्रुटि नहीं करेंगे। तो अलग अलग सबकी क्षमताएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। तो क्या हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता और जो उनकी सोच है यानी तार्किक सोच पे बल देता है। देखिए यानी बच्चे को तार्किक होना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, सामूहिक चर्चा तो आपके लिए आपकी बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में ली गई है। नवाचार की बात की गई है और समालोचनात्मक चिंतन की बात की गई है। उसकी क्या पहचान आप करें और बच्चे के समग्र विकास में प्रयत्न करें, यानी ओवरऑल बच्चे का विकास हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा बिल्कुल एनईपी 2020 है, 2005 की बात करें तो बिल्कुल समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। यानी सभी बच्चों को आपको क्या देनी है, एकदम समान शिक्षा देनी है। ये है किसी को अलग से आंकना नहीं है, किसी को अलग से सहानुभूति नहीं देनी है, किसी भी बच्चे को तो आपको अलग से ट्रीट नहीं करना है, सभी बच्चों को बिल्कुल समान रूप से ट्रीट करना है। यानी बच्चे की चाहे कोई भी अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ओवरऑल कक्षा को लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखने और प्रत्येक विषय यानी कला और खेल को एकीकृत होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रयोगात्मक अधिगम की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हुई है, आपके प्रयोगात्मक अधिगम की बात हुई है। तो बिल्कुल आपका जो अधिगम होना चाहिए वो प्रयोगात्मक होना चाहिए। यानी बच्चे जब स्वयं से करके ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, यानी स्वयं अगर जो एक्टिविटी है या कोई काम है तो बच्चे या फिर कोई समस्या है उसका समाधान है तो बच्चे आप बताएंगे उससे अच्छा प्रयोगात्मक तरीके से बच्चे यानी जब वो स्वयं करके सीखेंगे ना तब उनको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और प्रत्येक विषय को कला व खेल को इसमें करना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। ठीक है, कला और खेल को भी यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है। अब देखिए एनईपी 2020 बिल्कुल बहुभाषिकता और विविधता की बात करता है। यानी एनईपी 2020 अगर बहुभाषिकता की बात करें तो विभिन्न भाषाएं, अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग जोखों से आते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं कक्षा में, और एक कक्षा में अलग अलग जो होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। तो हमें बिल्कुल उनकी भाषाओं को बिल्कुल स्वीकार करने की यहाँ पर बात हुई है। यानी आप उनकी जो भिन्नता है यानी भाषा में या फिर बच्चे जो है उनकी एक्टिविटीज में
तो बिल्कुल आप इन सभी चीजों को नकारेंगे नहीं, आप कठिनाई के रूप में नहीं लेंगे, इनको आप एकदम क्या पॉजिटिव सेंस में लेंगे, संसाधन के रूप में लेंगे। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। अब देखिए, घर की भाषा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा को देखिए महत्व यहाँ पर दिया जाना चाहिए और दिया गया है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा यानी भाषाओं जैसे संस्कृत का अध्ययन, ठीक है, जो त्रिभाषा सूत्र है आपका, उसके अंतर्गत क्या आप क्या करेंगे, एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा का भी क्या करेंगे, बिल्कुल अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, यानी अब यहाँ पे देखिए कक्षा 6 की बात हो रही है, कक्षा 6 की के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, ठीक है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज की बात हो रही है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा संस्कृत, उड़ीसी संस्कृत, इनका क्या अध्ययन कराया जाना चाहिए। यहाँ पे कक्षा 6 की बात हो रही है, इसमें अगर हम अतिरिक्त भाषा की बात करें तो हमें इन भाषाओं का भी क्या बच्चों को अध्ययन कराना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक जो विदेशी भाषा सिखाई जानी चाहिए, जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी, यानी इनमें एक अतिरिक्त आपको विदेशी भाषा में क्या ऐड करनी चाहिए अपने कोर्स में। देखिए, दिव्यांगों के लिए अधिकार की बात हुई है, तो दिव्यांगों के अधिकार की बात एनईपी 2020 में हुई है। इनके दिव्यांग अधिकार जो अधिनियम आपका 2016 है, उसमें सामान्य व दिव्यांग बच्चे यानी सभी बच्चों को क्या साथ में सिखाने की बात हुई है। यानी देखिए, समावेशी शिक्षा भी अभी मैंने बताया, तो ऐसा नहीं है कि अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको एक विशेष स्कूल उनका अलग से होना चाहिए, या उनके लिए विशेष रूप से ही टीचर्स होने चाहिए, या फिर उनको अलग ही कक्षा में बिठा देना चाहिए, या इनको अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है। जो सामान्य व दिव्यांग बच्चे हैं, सभी बच्चे क्या साथ में सीखें, इस तरह से आपको शिक्षण देना है कि सभी बच्चे साथ में सीख सके चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए शिक्षा और निजी शिक्षा के प्रावधान को बताया गया है। जैसे कि आप जो शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, नई नई चीजें बच्चे के लिए नई नई सुविधाएं लाएंगे, नई नई तकनीक का उपयोग करेंगे कि जिससे जो ये दिव्यांग बच्चे हैं वो भी सीख सके और सामान्य बच्चे भी सीख सके। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ लाना पड़ेगा ना, ऐसे कुछ आपको कुछ चीजें लानी पड़ेंगी, कुछ प्रयोगात्मक कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या मैं किस तरह से आप बच्चों को सिखाएं कि सभी बच्चे समान रूप से सीख सके, यानी दिव्यांग बच्चों को भी उस चीज से सीखने में दिक्कत ना हो और सामान्य बच्चे भी सीख सके। ठीक है, अब देखिए कक्षा 6 की बात हुई है, तो उसमें पाठ्यक्रम में आपके व्यावसायिक शिक्षा को क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है इसमें कक्षा 6 में। ठीक है, और क्या इंटर्नशिप की व्यवस्था भी आपकी करा दी गई है। देखिए कक्षा 6 से ही आपकी क्या इंटर्नशिप की व्यवस्था भी हो गई है। ठीक है, एनईपी 2020 क्या कर रहा है, इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दे रहा है। अब देखिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम बुनियादी चीजों पर केंद्रित होना चाहिए। अगर हम उच्च स्तर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा होना चाहिए, बड़ा सिलेबस होना चाहिए तभी वो बेस्ट माना जाएगा। नहीं, आपका क्या बुनियादी चीजों पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन
जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपकी चीजें हैं, जो बच्चों को बताना है, समझाना है, यानी कंटेंट कम हो लेकिन बेस्ट हो, ना कि कंटेंट इतना सारा हो और फालतू का हो। यहाँ पे उसको नहीं रखा गया है। यहाँ पे भले ही पतली किताब है लेकिन अगर वो उसमें कंटेंट अच्छा दिया है तो वो आपकी बेस्ट मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन, खोज, चर्चा, विश्लेषण आधारित अधिगम देने की बात हुई है। यानी ये नहीं है कि आपको सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना है, कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही आपको पढ़ानी है या उससे रिलेटेड चीजें ही आपको पढ़ानी है। नहीं, यहाँ पे आपका आलोचनात्मक चिंतन और आपकी खोज, चर्चा और विश्लेषण आधारित अधिगम भी होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें हैं आपकी, उसमें किस पर बल दिया गया है? आपको रटने पर बल नहीं दिया गया है, रचनावादी सीखने पर जोर देना की बात हुई है। यहाँ पे क्या रचनावादी सीखने पर जोर देने की बात हुई है। और साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट में भी क्या है, बदलाव किया गया है। ठीक है, यानी आपको रचनावादी, आपकी संरचनात्मक, रचनात्मक, आलोचनात्मक सीखने पर जोर देने की यहाँ पर बात हुई है। आपको रटी रटाई चीजों पर बल नहीं देना है या फिर बच्चे को रटाने पे बल नहीं देना है। अब देखिए, जो आपको प्रोग्रेस कार्ड मिलता है बच्चों का, ठीक है, वो अब इसमें क्या कहा गया है कि ये नहीं है कि आपकी 6 मंथ में आपकी परीक्षा ले ली और या फिर साल के अंत में परीक्षा ले ली और आपके पता चल गया 100 में से इतने अंक मिले, 100 में से इतने अंक मिले हैं, बस आपका काम खत्म हो गया और आपने रिपोर्ट कार्ड दे दिया। तो अब वो चीज खत्म कर दी गई है। क्या कहा गया है, अब जो प्रोग्रेस कार्ड होंगे, जो अब आपके एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस कार्ड होंगे वो 360 डिग्री, कैसे 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होंगे। यानी उसमें क्या है, बच्चे का ओवरऑल मूल्यांकन होगा। ठीक है, 360 डिग्री बहुआयामी मतलब बच्चे का ओवरऑल मूल्यांकन, यानी जब से बच्चे ने कक्षा में एडमिशन लिया है और जब कक्षा आपकी समाप्त हो गई है, यानी बच्चा जब साल का अंत है, तब तक जो भी बच्चे की आपकी प्रोग्रेस है, ओवरऑल प्रोग्रेस, हर एक्टिविटी में प्रोग्रेस, तो उसकी यहाँ पर बात की गई है। देखिए, यह रिपोर्ट सेल्फ असेसमेंट और पीर असेसमेंट के समावेश की भी बात करती है। देखिए, सेल्फ असेसमेंट में यानी बच्चे ने इसमें जो खुद में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या खुद बच्चे बताएंगे कि बच्चे ने क्या सीखा है उसकी। और पीर असेसमेंट यानी जो अपने दोस्त यार, अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे जो बच्चे यानी एक दूसरे से प्रश्न पूछना, एक दूसरे से अपना जो है मूल्यांकन कराना कि ये चीज सही है या फिर नहीं है। इस तरीके से बच्चे जब सीखते हैं तो इनको भी इसमें क्या किया गया है, समावेश किया गया है। अब आपके रिपोर्ट कार्ड में इन सारी चीजों को भी ऐड करा गया है, यानी बच्चे का ओवरऑल मूल्यांकन कराया जाएगा। ये नहीं है, बच्चे की आपके हर एक्टिविटी जो है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपका एनईपी 2020 था, है ना, इसके ऊपर आपका सीटेट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यानी यही से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप तो क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू सेट में है आप लगा के देख सकते हैं। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल जितना मैंने पढ़ाया है एक बार आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड में बार बार आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से एग्जाम टाइम पे आपको देख के जाना है, क्योंकि ये टॉपिक आपको 5 नंबर तो दिला देने वाला है। ठीक है, बाकी सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। बाकी आपको देखिए बहुत अच्छे से मैं आपके
के जो मेन टॉपिक है वो आपके लिए लाती रहूंगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक